एक घटना जिसके घटित होने पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री डेविड कैमरन कहता है कि ये घटना निश्चित ही ब्रिटेन के इतिहास की शर्मनाक घटना है। एक घटना जिसके घटित होने पर ब्रिटेन का सबसे क्रूर व्यक्ति विंस्टन चर्चिल कहता है कि जॉन ऑफ आर्क के हत्या के बाद में ब्रिटेन के इतिहास में ये काला धब्बा है। नमस्कार विद्यार्थियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रामस्वरूप खोकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज उदाहरण जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसने अमृतसर ही नहीं, पंजाब ही नहीं, उत्तरी भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व की नजरें अंग्रेजों के बर्बरतापूर्ण रवैये पर लाकर टिका दी थी। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुख्यतः हमारा ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया है। प्रारंभ में हम बात करेंगे जलियांवाला बाग क्या है, कहाँ है, ये घटना कब घटित हुई। दूसरी हम बात करेंगे इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि कैसे कैसे क्रिएट होती है। तीसरी हम बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 को जिस दिन ये हत्याकांड घटित हुआ, उस दिन क्या क्या कृत्य हुए। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे भारतीयों और अंग्रेजों द्वारा इस हत्याकांड के पक्ष विपक्ष, इसके समर्थन असमर्थन में कौन कौन सी दलीलें दी गई। उसके बाद में हम बात करेंगे जन दबाव या जनता के दबाव के कारण कौन कौन सी समितियों का गठन हुआ, अंग्रेजों द्वारा कौन सी समिति बनाएगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कौन सी समिति बनाएगी। और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि हाल ही में बीते कुछ वर्षों में जलियांवाला बाग स्मारक को लेकर, इस घटनाक्रम को लेकर वैश्विक परिदृश्य में, भारतीय परिदृश्य में इसके बारे में क्या कुछ बातें हमारे सामने आती है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहली स्लाइड जो आप देख ही पा रहे हैं, दूसरी स्लाइड पर मैंने जिस तरीके से इसको डिवाइड किया है सेम वही बातें हैं। स्थिति कब, पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, प्रतिक्रिया और जांच कमेटियां, नवीनतम तथ्य। ये कुछ एक फोटो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जलियांवाला बाग जहां पर है वहां की है। साथियों, बाग का नाम सुनते हैं हमारे जहन में आता है कि निश्चित ही यहाँ पर कोई बाग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3 ओर से विशाल भवनों से घिरा हुआ एक भूखंड मात्र था जो जल्ली नामक व्यक्ति का हुआ करता था। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हरा भरा बाग नहीं था। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब का एक टाउन है, एक जिला है। अगली स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं इस घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला व्यक्ति, जिसकी शक्ल ना ही देखें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी में इसको समेटा है। ये जब यहाँ से जलियांवाला बाग हत्याकांड में लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की जान लेने के बाद में जब ये बंदा ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर पहुंचा, तो इसके पहुंचने का तरीका ये कुछ इस प्रकार का था। तो ये फोटो आप देख पा रहे हैं। अगला, तात्कालिक समय में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जिनका नाम था माइकल ओडायर। यही वो शख्स था जिसने पंजाब में मार्शल लॉ लागू किया था। यही वो शख्स था जिसने जनरल डायर को इतनी शक्तियां दी थी। और यही वह शख्स है जो सरदार उधम सिंह के हाथों 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में मारा गया था। आइए शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं बातें आपसे शुरुआत करता हूं। साथियों, कुछ एक बातें मैं टू द पॉइंट चलने का प्रयास करेंगे हम लोग। उम्मीद है कि एक कम टाइम में ही हम सारी बातों को समेटने का काम करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। बातें शुरू होती है जवानों वर्ष 1917 से। वर्ष 1917 से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। भारत में अंग्रेजों की नजर में आपराधिक दंगे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। अंग्रेजों ने स्वयं की सुरक्षा और जितनी भी सारी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, इन क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोकथाम लगाने के लिए सेडिसन कमेटी का गठन किया। और सेडिसन कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनका अध्यक्ष बनाया गया रोलेट एक्ट। मैं पृष्ठभूमि के तौर पर बात कर रहा हूं। रोलेट एक्ट पर हम कभी और एक विशेष वीडियो डाल लेंगे, उसमें हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। रोलेट एक्ट सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिसन कमेटी के द्वारा बनाया गया था। इसका मूल जो नाम था वो था क्रांतिकारी अराजकतावादी अधिनियम, या इसका दूसरा नाम होता है आतंकवादी अपराधी अधिनियम। ये जो रोलेट एक्ट आया था, रोलेट एक्ट की अनुशंसा पर 2 वर्षों के लिए आप किसी भी व्यक्ति को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके आप उसको जेल में डाल सकते हैं। मैं मुख्यतः सीधे सीधे शब्दों को ही काम में ले रहा हूं।
इस रोलेट एक्ट का जो विरोध है, रोलेट एक्ट का विरोध संपूर्ण भारत में हुआ। संपूर्ण भारत में जब इसका विरोध हुआ तो मुख्यतः उत्तर भारत के पंजाब प्रांत में इसका विशेषकर विरोध हुआ। यहां से कुछ बातें शुरुआत होती है। इस रोलेट एक्ट के विरोध में 23 मार्च 1919 को अमृतसर में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाती है, जिसमें संभावित लगभग 30,000 लोग शामिल हुए। इस सभा में इतने लोगों को देखकर पंजाब की सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो बौखला गई और इस पंजाब की सरकार ने 3 अप्रैल 1919 को 2 पंजाब के बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की सार्वजनिक अभिव्यक्ति या सार्वजनिक स्थल पर इनके भाषण पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। जब ये रोक लगी तो अगली तिथि 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में एक हिंदू संत, नाम था स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद जामा मस्जिद में लगभग 30,000 मुस्लिम बंधुओं को संबोधित कर रहे हैं। जब ये सब कुछ चल ही रहा था, इसी समय एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा कर दी। और जैसे ही राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा हुई, इस दिन पूरे भारत भर में इस रोलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। संपूर्ण भारत में जगह जगह बंद रहे। पूरे, ये एक तरीके से अगर अपन देखें तो आधुनिक भारत की पहली बड़ी हड़ताल थी। सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि सडनली 9 अप्रैल को एक हिंदू त्योहार आता है और 9 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर हिंदू, मुस्लिम और सिख, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये तीनों कम्युनिटी ने मिलकर एक विशाल जुलूस निकाला। इस विशाल जुलूस में कई हजारों लोग शामिल हुए। इन हजारों लोगों की भीड़ को एक बार पुनः देखकर फिर ब्रिटेन के जो सरकार थी, पंजाब की सरकार थी, वो सकते में आ जाती है। साथियों, अब यहां से घटनाक्रम आगे बढ़ना शुरू होता है। बात आती है 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल के दिन पंजाब का जो तात्कालिक जो अमृतसर का डिप्टी कमिश्नर था, जिसका नाम था प्लोमर, प्लोमर नाम का ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करता है, सत्यपाल को और सैफुद्दीन किचलू को अपने घर पर मंत्रणा के लिए आमंत्रित करता है। जैसे इसने मंत्रणा के लिए आमंत्रित किया तो यहां पर प्लोमर धोखे से सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, जो कांगड़ा जिले में पड़ता है, धर्मशाला नामक स्थान पर सत्यपाल और सैफुद्दीन को भेज दिया जाता है। जैसे ही सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भेजा गया तो पंजाब की, विशेषकर अमृतसर की जो जनता है, अमृतसर की जनता प्लोमर से सवाल जवाब करने के लिए इसके घर पर पहुंच जाती है। अत्यधिक भीड़ को देखकर प्लोमर ने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने गोलीबारी कर दी। गोलीबारी के दौरान लगभग 4 या 5 लोग मारे गए। जैसे ही ये 4 या 5 लोग मरे, इन लोगों के मरते ही यहाँ की जो भीड़ थी, भीड़ उग्र हो जाती है। इस उग्र भीड़ ने जहां जहां अंग्रेज दिखे, अंग्रेजों को मारना कूटना चालू कर दिया। तात्कालिक समय में पंजाब नेशनल बैंक के एक मैनेजर और एक अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई। अलायंस बैंक का एक मैनेजर था, उसकी हत्या कर दी गई। मिशनरी स्कूल की एक टीचर थी जिसका नाम था मिस शेरवुड पर ये उग्र भीड़ टूटने ही वाली थी कि सडनली उनके एक शिष्य के पिताजी ने उनको बचा लिया। हालांकि बाद में इस शेरवुड पर जो हमला करने की कोशिश की गई, उनका उन लोगों को बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा था। वो एक अलग परिप्रेक्ष्य में अपन बात करेंगे। इसी दौरान क्या होता है जवानों, 11 अप्रैल 1919 को तात्कालिक पंजाब का लेफ्टिनेंट जनरल जिसका नाम था माइकल ओ डायर पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर देता है।
मार्शल लॉ का मतलब होता है सेना का कानून, और अपने कई जगह आपको लिखा हुआ मिलता है, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि फलां जगह धारा 144 लग गई। कहने का मतलब 5 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। साथियों, बड़ी मिस्टेक इसी जगह हुई थी। ये मार्शल लॉ लागू हो गया था 11 अप्रैल को, लेकिन अमृतसर के लोगों को इसकी सूचना नहीं मिली थी 13 अप्रैल को। ये भी एक मिसकम्युनिकेशन के कारण भी इस घटना में एक नया मोड़ आएगा, आगे चलकर अपन बात करेंगे। तो 11 अप्रैल को माइकल ओ डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। आगे चलकर क्या होता है, एक अति उत्साही व्यक्ति था जिसका नाम था लाला हंसराज। गरखा बेदी लंका ढाए, लाला हंसराज उस व्यक्ति का नाम है। जवानों, बात है 12 अप्रैल 1919 की। 12 अप्रैल 1919 को लाला हंसराज एक सार्वजनिक घोषणा करता है, और सार्वजनिक घोषणा में कहता है कि लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में हम लोग 13 अप्रैल, सेकेंड डे, जिस दिन घटना घटित होनी है, 13 अप्रैल 1919 को हम लोग लाला कन्हैया लाल की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन करने वाले हैं, और जितने भी अंग्रेजों ने ये काम धाम किए हैं, इन सारे कामों को हम लोग यहां से इसका विरोध करने वाले। इससे पूर्व की अगर अपन एक घटना देखें तो होता यूं है कि जैसे ये रामनवमी वाला जुलूस निकला, इस दिन ये भीड़भाड़ बढ़ी, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, CWC ने 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को अमृतसर के लिए आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हुए। अंग्रेजी पुलिस ने, अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी के पंजाब प्रवेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन गांधी जी इस बात को मानते नहीं हैं। गांधी जी यहाँ से रवाना होते हैं और हरियाणा के पलवल नामक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को यहाँ से गिरफ्तार करके सीधा मथुरा जेल में डाला गया। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी कहते हैं कि मथुरा से मेरे को रिहा करने के बाद में 11 अप्रैल को ये लोग यहाँ से सवाई माधोपुर के रास्ते होते हुए मेरे को बंबई लेकर गए थे। ध्यान रहे, जितने भी साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि गांधी जी की गिरफ्तारी किस रेलवे स्टेशन से हुई थी। आइए आगे वापस बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन, ये 12 अप्रैल की जो सार्वजनिक घोषणा हो रही है, इसमें लाला हंसराज ये बात अनाउंस कर देता है, और 13 अप्रैल का जो दिन है ये सिखों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ध्यान रहे, 13 अप्रैल को सिख एक त्योहार मनाते हैं, और वो त्योहार है बैसाखी का। बैसाखी सिखों में बड़े हर्षोल्लास का त्योहार है। इस दिन नई फसल आने की खुशी में ये लोग खूब पकवान वगैरह बनाते हैं और भांगड़ा नृत्य किया जाता है। अब आता है वो दुर्दांत दिन, वो कालजयी दिन, जिस दिन ये सारी घटनाएं घटित हुई थी, 13 अप्रैल। तेरह अप्रैल 1919 को बताया जाता है कि बड़े बूढ़े, छोटे बच्चे, महिलाएं वगैरह सब जलियांवाला बाग नामक स्थान पर इकट्ठे होने लगे। लगभग 12:30 बजे जनरल डायर को पता चल गया था कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इन लोगों को, इस निहत्थे लोगों को, इन मासूम लोगों को पता नहीं था कि अभी पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है। 12:30 बजे जब जनरल डायर को इस बात का पता चला, जनरल डायर ने किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया। ऐसे करते करते शाम होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि शाम के 4:30 बजे यही जनरल डायर लगभग 90 सैनिक, इन 90 सैनिकों में कुछ गोरखा सैनिक थे, कुछ बलूच सैनिक थे और कुछ सिख सैनिक थे, 90 सैनिक लेकर जलियांवाला बाग पहुंचता है। जैसे ही इसकी 2 आर्मी की कारें वहां जाकर रुकती है, एक बार के लिए भीड़ शांत हो गई। लोगों में हो हल्ला हो गया, वो आ गए, वो आ गए। इधर क्या रहता है, जनरल डायर ने आव देखा न ताव, मैन दरवाजे को हथियारों से बंद किया और अपने सैनिकों को फायरिंग के आदेश दे दिए। लगभग 10 मिनट तक जो फायरिंग चली, उस फायरिंग में लगभग 1650 राउंड फायर किए गए। अगर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हम बात करें तो इस फायरिंग के दौरान लगभग 379 लोग मारे गए। कांग्रेस की तहकीकात समिति की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो लगभग 1200 लोग मारे गए। तात्कालिक स्रोतों के अनुसार बात करें तो लगभग 1000 लोग मारे गए। साथियों ध्यान रहे, शाम के समय घटित इस घटना के बाद में जनरल डायर यहाँ से निकलता है, और जनरल डायर निकलने के बाद में सारे अमृतसर के पानी और बिजली के कनेक्शन कटवा देता है।
रात भर घायल लोग वहां कर्राते रहे। बताया यूं जाता है कि यहाँ पर एक पानी का कुआं था, लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में एक 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 करके कूदते रहे। बताया जाता है कि वो कुआं लोगों से भर गया था। मैं आज बीबीसी की एक रिपोर्ट देख रहा था। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया जाता है कि एक भरपूर सिंह नाम से कोई एक व्यक्ति थे, वो अपने पोते के साथ यहाँ पर आए हुए थे। तो बताया जाता है कि भरपूर सिंह ने अपने पोते को 7 फीट ऊंची दीवार के ऊपर से बाहर फेंक दिया था। इसी घटनाक्रम में जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन प्रत्यक्षदर्शियों ने तात्कालिक बताया है लोगों को कि ऐसा दुर्दांत दृश्य हमने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। क्रूरता की पराकाष्ठा तब पार हो जाती है कि 14 अप्रैल के दिन अमृतसर में मार्शल लॉ लगा होता है और इसी जलियांवाला बाग में पड़ी हुई लाशों पर चीलें मंडराती हैं। उन लाशों से चीलें गोश्त निकाल निकाल कर खा रही थी और जनरल डायर का एक वक्तव्य यहां पर सामने आता है जो हद से ज्यादा निर्लज है। जनरल डायर ने कहा कि ये मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी जो बंदूकें थी, मेरे पास गोला बारूद समाप्त हो गया, और बड़ा दुर्भाग्य इस बात का रहा कि तंग और सकरी गलियों से मैं बख्तरबंद गाड़ियां बाग के अंदर नहीं ले जा सका। ऐसे करके 13 अप्रैल को ये एक जघन्य हत्याकांड घटित होता है। बात करें अपने इससे आगे की। 14 अप्रैल के दिन, 14 अप्रैल 1919 को पूरे अमृतसर शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू किया। अमृतसर और इसके आसपास के जो गांव थे, गुजरियांवाला वगैरह, इन सारे गुजरियांवाला गांवों में अंग्रेजों ने हवाई हमले करना चालू करवा दिया। एक मिनट। हवाई हमले करना यहां से चालू करवा दिया। पूरा पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। अब यहां से कुछ एक बातें स्टार्ट होती है कि इस घटना को घटित होने के बाद में किन किन लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती है। पहले मैं बात करूंगा कुछ एक भारतीय लोगों के बारे में कि कुछ एक भारतीयों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अपन बात करें, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों के साथ जो बिहेवियर था वो इतना बुरा नहीं था जो गांधी जी ने यहां पर देखा। महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज शैतानी लोग हैं। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकरन नायर। ये शंकरन नायर गांधी जी के बड़े आलोचक थे। शंकरन नायर ने एक किताब लिखी थी, गांधी और अराजकता, और गांधी और अराजकता नामक किताब में इन्होंने महात्मा गांधी पर बेबुनियाद आरोप लगाए। उसी किताब में इन्होंने गलती ये कर दी कि पंजाब के लेफ्टिनेंट जनरल माइकल ओ डायर पर इन्होंने आरोप लगा दी। मानहानि का मुकदमा हुआ, इनको 3 लाख रुपए जुर्माने के भी देने पड़े थे। शंकरन नायर वर्ष 1915 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य थे। इन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दे दिया था। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी, इस कार्यकारिणी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। एक दूसरा अपन और बात करें, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 19 मई, संभवतः 19 मई को इन रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है कि अब समय आ गया है कि हम अपमान के या सम्मान के बेतुके तमगे त्याग कर हमें राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। इसी दौरान कुछ एक बातें और आती है, बात करते हैं उनके बारे में। बॉम्बे क्रॉनिकल करके एक समाचार पत्र चलता था, और इस बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के जो संपादक थे उनका नाम था बीजी हार्निमन। बीजी हार्निमन का यह समाचार पत्र, इसकी गलती इतनी थी कि इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की सही सही रिपोर्टिंग कर ली थी। बीजी हार्निमन ने अंग्रेजों ने जो क्रूरता दिखाई उस क्रूरता को छाप दिया था। अंग्रेजों ने बॉम्बे क्रॉनिकल पर बैन लगाया और बीजी हार्निमन को रातों रात देश निकाला दे दिया था, भारत से बाहर कर दिया था।
हालांकि महात्मा गांधी ने बॉम्बे क्रॉनिकल के स्थान पर 2 समाचार पत्र चालू किए थे, जिनमें एक आता है गांधी जी का यंग इंडिया। यंग इंडिया अंग्रेजी में छपता था, और दूसरा आता है नवजीवन। ये नवजीवन गुजराती में छपता था। इसी दौरान कुछ और बातें आती हैं। एक व्यक्ति हैं दीनबंधु C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज। C.F. एंड्रूज ने कहा था कि ये जानबूझकर की हुई हत्या है, जानबूझकर की गई हत्या है। इसी समय एक गिलबर्ट स्लेटर करके एक ब्रिटिश व्यक्ति था, गिलबर्ट स्लेटर। गिलबर्ट स्लेटर ने कहा कि बेशक जनरल डायर ने पंजाब तो बचा लिया, लेकिन इस पंजाब को बचाने के बदले में इसने भारत खो दिया। चर्चिल, जिसने हमेशा भारत के लिए जहर उगला है, चर्चिल ने कहा कि जॉन ऑफ आर्क, इसके बारे में मैं कभी आपसे और बात करूंगा, इस पर धार्मिक मुकदमा चलाया गया था और इसको जला दिया गया था। जॉन ऑफ आर्क को जलाने के पश्चात ब्रिटेन के इतिहास में अगर कोई काला धब्बा है तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड है। अंग्रेजों के पराकाष्ठाओं की मैं और अगर आपसे बात करूं तो तात्कालिक समय में लाहौर में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेठ हरकिशन लाल, जिनको लाला कहा जाता है। ध्यान रहे, मैं जहां जहां ये लाला शब्द यूज कर रहा हूं, ये लाला शब्द व्यापारियों के लिए यूज होता है। लाला हरकिशन लाल। लाला हरकिशन लाल ने मुफ्त लंगर लगाया, जितने भी पीड़ित लोग थे पीड़ित लोगों को खाना खिलाया। अंग्रेजों ने लाला हरकिशन लाल को आजीवन सजा, आजीवन कैद की सजा दी और इनकी लगभग 40 लाख की संपत्ति अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। इसी समय उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में एक अफगान नेता प्रकट होता है जिसका नाम था अमानुल्लाह। ये जो अमानुल्लाह है, इस अमानुल्लाह ने उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसने अंग्रेजों पर आक्रमण चालू कर दिया था। अमानुल्लाह ने सोचा था कि अच्छा मौका है कि मैं इस समय अफगानिस्तान को आज़ाद करवा लूं। इसी अमानुल्लाह खां और अंग्रेजों के बीच हुए संघर्ष को ब्रिटिश इतिहासकार थर्ड अफगान युद्ध की संज्ञा देते हैं। ध्यान रहे, भारत में खिलाफत आंदोलन के एक बहुत प्रमुख नेता रहे थे जिनका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने अमानुल्लाह खां का समर्थन किया था, लेकिन एक दौर के बाद में होता यूं है कि ये जो अमानुल्लाह खां था, अमानुल्लाह खां ने अंग्रेजों का लाव लश्कर जब देखा, तोपें वगैरह देखी, हवाई हमलों की आशंका देखी, तो अमानुल्लाह खां बैकफुट पर आ गया था। ये ऐसे करके इसके मुख्यतः हमें कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है। आइए अब इससे बाद में की बात करते हैं, होता क्या है। अंग्रेजों ने जवानों अपनी संसद में, ब्रिटेन के सीनेट में इन्होंने एक बिल पारित किया जिस बिल को हम कहते हैं इंडिमिनिटी बिल। और ये जो इंडिमिनिटी बिल था, इसी बिल को एक दूसरा नाम और दिया जाता है, इसे हम कहते हैं व्हाइट वॉशिंग बिल। व्हाइट वॉशिंग बिल। इस बिल को पारित करके, इस बिल को सितंबर 1919 में अंग्रेजों ने पारित किया। ध्यान रहे, यही वो बिल था जिसने जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया था। इंडिमिनिटी बिल को ब्रिटेन की संसद ने पारित कर यह बात साबित कर दी थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जिन जिन लोगों ने जो जो स्टेप उठाए थे, वो सारे स्टेप यथास्थिति, उस समय की स्थिति को देखकर उठाए थे। उन लोगों की मजबूरी थी। इसी इंडिमिनिटी बिल के आधार पर जनरल डायर को भारत से पदमुक्त करके ब्रिटेन बुला लिया गया था। जैसे ही जनरल डायर को यहां से ब्रिटेन बुलाया गया, अब मैं उस फोटो से आपसे कुछ बातें डिस्कस करना चाहता हूं। ये रहा, ये आप जो देख पा रहे हैं वो जनरल डायर है। जनरल डायर का ये फोटो उस समय का है जब जनरल डायर यहां पर, जनरल डायर जब यहां पर उतरते हैं, इस पर, ठीक है, ब्रिटेन के एयरपोर्ट पर उतरते हैं। जैसे ही जनरल डायर यहां पहुंचे तो ब्रिटेन के संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा, इसे अंग्रेजी साम्राज्य का पोषक कहा।
और इस जनरल डायर के सम्मान में इन्होंने लगभग 200 पाउंड की राशि इकट्ठा की। तात्कालिक समय में ब्रिटेन में एक समाचार पत्र चलता था जिसका नाम था द मॉर्निंग पोस्ट। द मॉर्निंग पोस्ट ने जनरल डायर के सम्मान में लगभग 26,000, कई जगह 30,000 लिखा मिलता है, 30,000 पाउंड की राशि इकट्ठा की थी। और तो और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसको सोवार्ड ऑफ ऑनर अर्थात मान की तलवार भेंट की, सम्मान की तलवार। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि अपने जहां कहीं भी कोई मीटिंग वगैरह हो तो उसमें राजनेता आते हैं, तो राजनेता को हम या तो किसान है तो हम वो हल भेंट करते हैं, हम मान लो जैसे कोई क्षत्रिय कौम से आते हैं तो हम उसको तलवार भेंट करते हैं कि हम ये तलवार तुम्हें हमारी मान सम्मान या हमारी इज्जत की रक्षा के लिए हम आपको ये सौंपते हैं। इसके अलावा लंदन स्थित गुरुद्वारा कमेटी ने जनरल डायर को सच्चा सिख कहा था। ये सारा कृत्य जो है जनरल डायर का जो मान सम्मान होता जो देख रहे हैं, ये सारा कृत्य एक सरदार देख रहा था जिसका नाम था सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह। एक मिनट। सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह उस समय संभवतः 15-16 साल के थे और सरदार उधम सिंह यहाँ से क्या करते हैं, पंजाब से लंदन जाते हैं और लंदन जाकर अपनी पहचान बदलते हैं और इन्होंने अपना नाम बदल कर रखा मोहम्मद सिंह आजाद। थोड़े दिनों पहले एक मूवी भी आई थी अगर आपको पता हो तो, उधम सिंह पर, मोहम्मद सिंह आजाद इन्होंने नाम रखा। जैसी करनी वैसी भरनी। वर्ष 1927 में जनरल डायर की मृत्यु हो गई थी और जब जनरल डायर की मृत्यु हुई उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक व्यक्ति अभी तक जिंदा घूम रहा था जिसका नाम था माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में स्पीच देते समय गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाला जो सरदार था वो सरदार कौन था? उधम सिंह। बात क्लियर? अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अंग्रेजों ने और भारतीयों ने इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल करने के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कमेटीज या जांच समितियों का गठन किया था। जब पंजाब की सरकार पर भयंकर तरीके से दबाव पड़ता है तो उस समय तात्कालिक वायसराय का नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तात्कालिक वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जॉन विलियम हंटर, कई जगह लॉर्ड विलियम हंटर भी लिखा मिलता है, इस लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की और उस कमेटी को हम कहते हैं हंटर कमेटी। ध्यान रहे ये जो हंटर कमेटी है, इस हंटर कमेटी को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है। इस हंटर कमेटी को कहा जाता है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। हंटर कमेटी का ही दूसरा नाम है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। अब बात करें अपन थोड़ी सी हंटर कमेटी के बारे में, मैं मुख्यतः आपको ओरली बता देता हूं। हंटर कमेटी में जवानों टोटल सदस्य थे 9। इन 9 सदस्यों में जॉन विलियम हंटर एक अध्यक्ष था। जॉन विलियम हंटर अध्यक्ष था। बाकी सदस्य थे 8 में से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। ये 3 भारतीय कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी अपने भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। 5 में अगर अपन बात करें तो एक इनमें सचिव आता है और सचिव का नाम था स्टोक्स। मैं इधर लिख ही देता हूं, सचिव का नाम था स्टोक्स। स्टोक्स के अलावा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेनकिन। रेनकिन के अलावा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बैरो। बैरो के अलावा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्मिथ। स्मिथ के अलावा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था राइस। ये 5 अंग्रेज हो गए, एक अध्यक्ष हो गया 6। अब बात करें 3 भारतीयों की। 3 भारतीयों में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था चिमनलाल सीतलवाड़। तीनों भारतीयों के नाम बड़े महत्वपूर्ण हैं, पूछा जाता है, और हंटर कमेटी की धूल करने वाला आदमी यही था। अंग्रेज जो झूठी रिपोर्ट छापने वाले थे उसको खारिज करवाने वाला व्यक्ति यही था।
दूसरे जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम था सुल्तान अहमद, और तीसरे जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम था जगत नारायण। और ये जो कमेटी थी हंटर कमेटी, इस हंटर कमेटी की स्थापना या इसका जो निर्माण है या इसकी संरचना है, ये की गई थी 14 अक्टूबर 1919 को। अब बात करें हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में, तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट में इन्होंने जनरल डायर को बिल्कुल मापसा कर दिया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा है, मानवीय भूल है, हो गई, इसने जानबूझकर कुछ किया नहीं, या वैसे जो भावावेश में आकर इसने कुछ कर दिया। हालांकि हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी इसमें दो मत हो गए थे। जो तीनों भारतीय लोग हैं, तीनों भारतीय लोगों ने इन लोगों की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। लास्ट में एक मजेदार बात यह आती है कि जब रिपोर्ट का फाइनली प्रूफ होना था तो उस समय चिमनलाल सीतलवाड़ और जगत नारायण इन दोनों ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। जब इन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया तो लास्ट में इन्होंने हस्ताक्षर किए, लेकिन हस्ताक्षर करने के साथ एक फुट नोट डाल दिया, और फुट नोट में वो सारी सच्चाई डाल दी जो इनको डालनी चाहिए थी। और ऐसे करके चिमनलाल सीतलवाड़ वह व्यक्तित्व है जिन्होंने हंटर कमेटी की सच्चाई सामने रखने का प्रयास किया था, जो अंग्रेज झूठ मूठ की रिपोर्ट पेश करना चाहते थे। इस कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट संभवतः 28 मई को लोगों के सामने रखी थी। अब यहां पर एक घटनाक्रम घटित होता है कि इस हंटर कमेटी के सामने कांग्रेस के एक व्यक्ति प्रस्तुत होते हैं जिनका नाम था CR दास। अब एक मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि होता यूं है कि जब हंटर कमेटी के समक्ष लोगों को प्रस्तुत किया जा रहा था, तो मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, जनरल डायर के पास में एक सेनापति खड़ा था, एक कोई कर्नल था। उस कर्नल ने जनरल डायर का बांह पकड़कर बोला था कि अब बहुत हुआ, कुछ तो शर्म करो। जनरल डायर ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद में बताया जाता है कि वो जो कर्नल था, उस कर्नल ने कभी भी उम्र में सैन्य कार्यों से मुक्ति ले ली थी, आगे कोई सैन्य अभियान नहीं किया, और उसके बाद में ज़्यादा शराब पीने से उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि जनरल डायर ने इन चीज़ों को शुरू से सिरे से खारिज किया था, उन्होंने ये सारा सब कुछ चलता रहता। CR दास जब इस हंटर कमेटी के सामने पेश हुए तो CR दास ने हंटर कमेटी के लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप कांग्रेस के उन लोगों को छोड़ दो जिन लोगों को आपने मार्शल लॉ के दौरान आपने गिरफ्तार किया था। हंटर कमेटी के लोगों ने इस बात को माना नहीं, तो CR दास यहाँ से अलग होते हैं और कांग्रेस अपनी एक नई समिति का निर्माण करती है। कांग्रेस ने जो नई समिति बनाई, उस समिति का नाम है तहकीकात समिति। ये जो तहकीकात समिति है, इसकी स्थापना कांग्रेस की स्थापना के ठीक 1 माह बाद, वो 14 अक्टूबर को बनी थी, इसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1919 को। मुख्यतः इसमें 6 सदस्य बताए जाते हैं। बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष बताए जाते हैं मदन मोहन मालवीय। अब कांग्रेस में एक ऐसा रूल हुआ करता था कि मदन मोहन मालवीय, थोड़े दिनों बाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, और अधिवेशन होने के बाद में मदन मोहन मालवीय उस अध्यक्ष पद से अलग हट जाते हैं, और उसके बाद में नए अध्यक्ष बनते हैं जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू। तो जब भी प्रश्न आएगा तो आपको ऑप्शन में एक ही मिलेगा, आज तक ये मदन मोहन मालवीय को पूछा गया है। बात करें इसके सचिव की, तो इसके सचिव के तौर पर जो नाम सामने आता है वो नाम आता है के संथानम का, के संथानम। अन्य अगर सदस्यों की मैं बात करूं तो अन्य सदस्यों में आपको देखने को मिलते हैं महात्मा गांधी, अब्बास तैयब जी, प्रफुल्ल जयकर, फजल उल हक, जिन्होंने फजल उल हक की जगह प्रफुल्ल एम जयकर जो आए थे वो, ठीक है। ये जो तहकीकात समिति है, तहकीकात समिति ने अपनी रिपोर्ट में जनरल डायर को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन होना जाना कुछ था नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट को कोई ज्यादा सीरियस लिया नहीं गया। तो ये 2 प्रकार की रिपोर्ट सामने आई, एक हंटर कमेटी और दूसरी एक तहकीकात समिति। अब इससे आगे लास्ट की अपन बातें करते हैं कि लास्ट में कौन कौन से नवीनतम तथ्य आते हैं। देखिए, 3 लोगों की अपने को बात करनी बनती है यहां पर। पहली एक ब्रिटेन की महारानी आती है। ब्रिटेन की महारानी का नाम था एलिजाबेथ सेकंड। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड वर्ष 1997 में जलियांवाला बाग के स्मारक स्थल पर आई थी। जब क्वीन एलिजाबेथ यहां पर पहुंची तो क्वीन एलिजाबेथ ने कहा कि अगर माफी मांगने से सारे कृत्य समाप्त होते हैं, हमें इस बातों को छोड़ना चाहिए और हमें इस धरोहर को संजोने का काम करना चाहिए। वर्ष 2013 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था डेविड कैमरन
वर्ष 2013 में जलियांवाला बाग स्मारक स्थल पर पहुंचते हैं और यहां पहुंचकर ये कहते हैं कि ब्रिटेन के इतिहास में निश्चित ही एक शर्मनाक घटना थी। आगे चलकर अपन बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अभी वर्ष 2019 में 100 वर्ष पूर्ण हुए। जैसे ही इसके 100 वर्ष पूर्ण हुए तो 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद में जलियांवाला बाग में जो स्मारक स्थित है, इस स्मारक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। इसका राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलने के बाद में इसका नवीनीकरण किया गया, और ये जो नवीनीकरण किया गया था ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का और विवादों का विषय बना रहा था। मेरे अनुसार या मेरे मंतव्य के अनुसार देखें तो धरोहर रूपी या जो हेरिटेज जो चीज़ें हैं उनको यथास्थिति में संजोकर रखा जाना चाहिए। उम्मीद है मैंने टू द पॉइंट चलकर सारे जो ये वीडियो है इस वीडियो को पूरा एररलेस रखने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। थैंक यू।